व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रा मीन्स चमक। हमको यहाँ ग्राउंड पर बहुत सारी चीजों में चमक दिखती थी। दो पत्थर को मारते हैं, चमक दिखती है। एक जुगनू है, जुगनू के पीछे चमक रहती है, उड़ता रहता है और चमकता रहता है। ये उस समय की बात है जब ना बल्ब बना था ना ट्यूबलाइट बनी थी, तो कुछ चीजें चमकती थी और उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, इसलिए वो चमकती थी। तो चमकने वाली चीज की एनर्जी का नाम दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। उतना ही नॉलेज था हमारा। उसके बाद हमने आकाश में देखा, वहां बादल आपस में टकराते हैं, वहां भी एक चमक आती है, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सालों तक ये चलता था, कई 100 सालों तक, कि इलेक्ट्रिसिटी एक आकाश में होती है और एक जमीन में होती है। उसके बाद ग्राउंड की इलेक्ट्रिसिटी को हमने स्टडी किया। अभी मैं उसके बारे में और आगे बताऊंगा। स्टडी करते करते बाद में ये पता लगा कि ग्राउंड की इलेक्ट्रिसिटी में एक ताकत होती है। उस ताकत के कारण वो हमको शॉक मार सकती, शॉक लगा सकती है। शॉक लगता है हमको, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एक हमको इलेक्ट्रिसिटी आकाश में दिखती है। पहले हम मानते थे ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट स्टोरी आपने भी पढ़ी होगी। एक पतंग उड़ाई गई, वो पतंग वहां तक पहुंची, बादलों के बीच तक, और जब बरसात हुई, गीला हो गया धागा, और उस पतंग के ऊपर एक चाबी बांधी हुई थी टू मेक इट ए गुड कंडक्टर, और वहां से जब यहाँ पर हम हाथ लगाते हैं तो थोड़ा सा शॉक हमको लगता है। ये शॉक का इफेक्ट वही था जो ग्राउंड वाली इलेक्ट्रिसिटी हमको शॉक लगाती थी। वहां से हमने ये नोटिस किया कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की नहीं है। ग्राउंड की इलेक्ट्रिसिटी अलग और स्काई की इलेक्ट्रिसिटी, क्लाउड की इलेक्ट्रिसिटी अलग, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक ही होती है, वो ग्राउंड में भी होती है और वही आकाश में भी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या काम करती है, इसके लिए अब हम आगे स्टडी करने लगे। तो एक फिनोमिना हमें नजर आया, दैट फिनोमिना इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, क्लिंग मीन्स चिपकना। दो चीजें आपस में चिपकती हैं, किस फोर्स के कारण वो एक दूसरे को खींचकर चिपकती हैं। हमने पढ़ा हुआ था, एक होता है ग्रेविटेशन का फोर्स, मास के कारण। अगर मैं इस चौक से इस बोर्ड पर लिखता हूं तो चौक के पार्टिकल को ये बोर्ड का पार्टिकल खींच लेता है और दोनों आपस में चिपक जाते हैं। क्या ये ग्रेविटी का फोर्स है? वो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि चौक के पार्टिकल को ग्राउंड खींच रहा है, बोर्ड को भी ग्राउंड खींच रहा है। तो ये दोनों आपस में क्यों चिपकते हैं? इनका मास तो बहुत नेग्लिजिबल है और जी की वैल्यू, कैपिटल जी की, इतनी कम होती है कि ये उतना फोर्स नहीं लगा सकते कि आपस में चिपक जाए। ओके, तो ये कौन सा फोर्स होता है? तो ये हमने सोचा कि ये एक तरह का फोर्स है जो दोनों को आपस में पकड़ के रखता है, और इसका हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। फिनोमेना का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, मतलब एक दूसरे को इलेक्ट्रिसिटी के फोर्स से पकड़ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्यों होता है, कौन करता है? तो हमने देखा कि हमारे पास एक कोई प्लास्टिक पीस है, इसको हमने एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा कहीं लगाया और उस पेपर के टुकड़े को हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, तो ये उसको नहीं पकड़ता है। ये उसको नहीं पकड़ता है, तो इसमें कोई ताकत नहीं होती कि किसी को पकड़ ले। लेकिन उसके बाद हमने इसको रब किया, इसको पेपर के साथ रब किया, तो इस पेन के दो स्टेट हैं। पहले ये इस पेपर को नहीं खींचता है, फिर जब हम इसको रब करते हैं तो ये इसको खींच लेता है। इसमें एक ताकत आ गई है, ताकत आ गई है, ये चार्ज हो गया है। चार्ज हो गया है पेपर को खींचने के लिए। चार्ज हो जाना मतलब ताकत आ जाना। तो इसमें एक ताकत आ गई है कि ये पेपर को खींच सकता है। ये जो ताकत आ गई है, किस कारण से आ गई?
डिफाइन कर सकते हैं? आंसर इज यस। चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज एक मटेरियल की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिस कैरेक्टरिस्टिक के कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। पहले इसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी, ये फोर्स नहीं लगाता था। अब इसके पास कैरेक्टरिस्टिक ले आए, हमने कुछ किया, इसके पास वो कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि दूसरे पर फोर्स लगाता है, ऐसा खींच लेता है, तो हम क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया? चार्ज। So what is an electric charge? Electric charge is a characteristic which develops in a material because of which it is able to exert force on other particles. ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन सी फ्रॉम द नोट्स। ओके, तो ये चार्ज हो गया। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक लिंक आप समझ गए क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई बॉडी चार्ज हो जाती है, वो दूसरी बॉडी को खींच लेती है, उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक लिंक आता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे बनाते हैं हम? किसी भी चीज को चार्ज कैसे करते हैं? तो कोई बहुत बड़ी टेक्निक चाहिए। अभी अभी आपने टेक्निक देखी, किसी भी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब कर दिया। अगर हमने रब किया तो इसमें चार्ज आ गया। सो द मोस्ट सिंपल मेथड टू मेक ए बॉडी चार्ज इज बाय रबिंग। और रब होने से दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, इसके पास चार्जेस आ जाते हैं और वो चार्जेस खड़े हुए हैं, चलते नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके हम एक दो नाम और बना लेते हैं, जैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चार्ज यहां खड़ा है, कहीं जा नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बोथ आर सेम। अच्छा, ये जो चार्ज होते हैं, कब इसी चार्ज के बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। चार्ज को जब साइंटिस्ट ने बनाना शुरू किया, साइंस में आगे बढ़े, तो बोला गया कि चार्ज का नाम रखिए। चार्ज का नाम रखने की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक ग्लास को हम रब करते हैं और ग्लास पीस को, मान लीजिए ग्लास पीस है, ग्लास पीस को हमने ऐसे रब किया, रब करके देखा इसके पास स्ट्रेंथ आ गई, एक पेपर को ऐसे उठाता है, हमने कहा ये ग्लास पीस चार्ज हो गया। चार्ज हो गया, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्ट करता है। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट ने एक प्लास्टिक का पीस लिया, प्लास्टिक का रॉड, प्लास्टिक के रॉड को सिल्क पे रब किया, कॉटन पे रब किया, कपड़े पे रब किया और पेपर के पास रखा, ये भी पेपर को उठा लेता। तो ये क्या हो गया? इट हैज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्लास्टिक का पीस भी इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है, ग्लास भी इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है। चार्ज की स्पेशलिटी क्या है? खींचता है, अट्रैक्ट करता है। वेरी गुड। तो हमने क्या किया? ये ग्लास और ये प्लास्टिक दोनों चार्ज ऐसा रखा, तो देखा ये एक दूसरे को भी खींचते हैं, तो कंफर्म हो गया कि चार्ज क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमने क्या किया? एक प्लास्टिक को रब किया, दूसरे प्लास्टिक को रब किया, ऐसा दोनों को पास में लाए, तो ये एक दूसरे को नहीं खींचते, ये एक दूसरे को रिपेल करते, रिपेल करके दूर कर देते। अब तक क्या चल रहा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट। अभी हमने क्या देखा? पहली बार की चार्ज ने क्या किया? रिपेल। अब लोगों ने कहा कि इसको एक्सप्लेन करिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका आंसर शुरू में नहीं बना, तो बहुत इसके लिए कोशिश की, आंसर नहीं बन पाया। जब आंसर नहीं बन पाया तो एक सॉल्यूशन हमको मिला। सॉल्यूशन ये मिला कि ऐसा हम सोचते हैं, चलो ऐसा सोचते हैं कि चार्ज एक नहीं होता, दो तरह के होते हैं। एक चार्ज वो जो ग्लास पर आता है, एक चार्ज वो जो प्लास्टिक पर आता है। तो ग्लास वाले को जब हम ग्लास के साथ रब करते हैं तो ग्लास को रिपेल करता है, लेकिन ग्लास प्लास्टिक को अपनी तरफ खींचता है। तो एक नियम बन गया, सिमिलर चार्जेस रिपेल, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट। इसका ये मतलब है चार्जेस कितनी तरह के होने चाहिए?
दो तरह के होने चाहिए। अब दो तरह के चार्जेस अगर हम लेते हैं तभी ये रूल बना सकते हैं सिमिलर डिसिमिलर। तो ये प्रॉपर्टी हमको नेचर में दिख रही है कि अट्रैक्ट भी होता है और रिपेल भी होता है। क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों दिखते हैं और दोनों की एक्सप्लेनेशन एक तरह के चार्जेस से नहीं हो पा रही है, इसलिए हमने क्या सोचा कि चार्जेस दो तरह के होने चाहिए। ओके, दो तरह के चार्जेस डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिमिलर चार्जेस होगा तो रिपेल करेगा और डिसिमिलर होगा, डिफरेंट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अब ये था कि इनके नाम रखिए। एक चार्ज वो था जो ग्लास में आता था, एक चार्ज वो था जो प्लास्टिक में आता था, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट करते थे, ग्लास और प्लास्टिक। और ग्लास रिपेल, प्लास्टिक और प्लास्टिक रिपेल। जब नॉमेनक्लेचर की बात आई तो इसका नाम रखा गया प्लस और माइनस। इसके नाम प्लस और माइनस क्यों रखे गए? प्लस और माइनस नाम रखने के पीछे एक लॉजिक था। तो ये जो प्लस और माइनस नाम रखे, दिस वाज डन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये नाम इसलिए रखे, उन्होंने कहा कि देखिए एडिशन करके देखते हैं, हम मटेरियल के नाम रखते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। केमिस्ट्री में हम दो चीजों को जोड़ते हैं, H2 और O को जोड़ा। अगर हमने H2 और O को जोड़ा तो उसके एडिशन होने से हमको क्या मिलता है? H2O। क्या H2 और O दोनों वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं? नहीं होते। हमको एक तीसरी चीज मिलती है H2O। इसका यह मतलब है दो पार्टिकल्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को, दो चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको तीसरी चीज मिलने वाली है, दोनों गायब नहीं होंगे। ओके, ये किसका नियम है? केमिस्ट्री का नियम है, हमारा मटेरियल का नियम है। लेकिन मैथमेटिक्स में एक नियम होता है कि आप +3 और -3 को ऐड करिए तो कितना आएगा? 0। ना +3 रहेगा और ना -3 रहेगा। तो एडिशन दो तरह के हो गए, एक मैथमेटिकल एडिशन और एक केमिस्ट्री का एडिशन, मटेरियल एडिशन। तो मटेरियल एडिशन में हमको रिजल्ट कुछ मिलेगा, 0 नहीं होगा। मैथमेटिकल एडिशन में एक पर्टिकुलर कंडीशन में एडिशन क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो चार्ज को चेक कर लेते हैं। हमने ग्लास लिया, ग्लास के पास एक चार्ज है। प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक के पास एक चार्ज है, ये भी उठाता है। दोनों को हमने ऐसा जोड़ दिया, ये सोच के कि ताकत डबल हो जाएगी। अब हमने पेपर को लगाया तो ये एक पेपर को भी नहीं उठा पाते, पेपर को नहीं उठा पाते और हमेशा के लिए इनकी ताकत खत्म। यानी ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया? 0। अब ये प्रॉपर्टी हमने कौन से एडिशन में देखी है? मटेरियल की मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कंडीशन क्या थी कि दोनों का एडिशन 0 हो जाए? एक को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव और एक को नेगेटिव। और यही चीज शो करता है चार्ज, इसलिए चार्ज का नाम क्या पड़ गया? एक का प्लस और एक का माइनस। ठीक है, तो ये स्टोरी है कि इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों बोलते हैं। क्यों? तो अगर हमको इसका आंसर एक सेंटेंस में लिखना है तो हमारे पास आंसर क्या है? When we add the opposite charges, then the addition follows the rules of mathematics, being positive and negative numbers. Therefore, their nomenclature is given as positive and negative. समझ आया? Because they follow the addition rule of mathematics, where one number is positive, one number is negative, and the addition becomes 0. Okay, ये हो गया। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गए। अब लोगों ने कहा ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है? तो शुरू में ये डिसाइड हुआ कि ग्लास में जो चार्ज आता है उस चार्ज को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक में जो आता है उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, और आगे रूल बनते चले गए, स्टडी करते चले गए। तो हमने ये स्टडी किया, एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया, मान लीजिए ये, और इसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा ये लिया, इसको हमने ऐसा रब किया। इसके पास चार्ज आया कि इसके पास चार्ज आया, टेस्ट करके देख लिया। इसको ऐसा रब किया, इसको रखा, इसने पेपर को उठाया, इसको रखा, इसने भी पेपर को उठाया।
तो एक चीज पता लगी कि जब दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो दोनों को चार्ज मिलता है। ठीक है, अब हमने एक डिवाइस निकाली, वो डिवाइस थी जो हमको चार्जेस की क्वांटिटी के बारे में, चार्जेस के नेचर के बारे में बताया करती थी। ओके, ये डिवाइस थी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सोने के, गोल्ड के दो बहुत पतले लीफ होते हैं ये, और इनको ऐसे सीधे से लटका देते हैं। सोने के लीफ हम इसलिए लेते हैं, इट्स ए गुड कंडक्टर, प्लस इट कैन बी मेड वेरी वेरी थिन। इतना पतला सोना को हम कर सकते हैं कि उसमें हमको आर पार दिख सकता है, बिल्कुल पॉलीथीन जैसे आर पार दिखता है, सोना इतना पतला हो जाता है बिना टूटे क्लिक। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उसका वेट बहुत कम हो जाता है। अगर उसका वेट बहुत कम है और हम उसको ऐसा उठाना चाहते हैं, अगर सोने की पट्टी को ऐसा उठाना चाहेंगे तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg, और उसका वेट कितना है? बहुत कम, तो हमको फोर्स भी कितना लगाना पड़ेगा? बहुत कम लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा फोर्स लगेगा, ये उठ जाएगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रोस्कोप में ये हमने बनाया और इसको चार्ज देने के लिए ये इसके ऊपर एक डिस्क लगा दिया, कॉपर देके डिस्क लगा दिया, और इसमें हवा मत लगे इसलिए इसको एक ग्लास के अंदर बंद कर दिया। दिस हैज बिकम ए इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? हम ग्लास रॉड को रब करके लाए और हमने यहां टच किया, यहां टच किया तो इसके पास चार्ज इसके पास आ गया। अगर इसके पास चार्ज आ गया, ये भी चार्ज हो गया। चार्ज हो गया तो ये वाली पट्टी भी चार्ज हो गई, ये वाली भी चार्ज हो गई, दोनों चार्ज हो गए। लेकिन दोनों का नेचर कैसा होगा? सेम, क्योंकि एक ही चीज से चार्ज किया है। अगर दोनों का सेम है तो या तो माइनस होगा या प्लस होगा, डिपेंड्स कि हमने सोर्स क्या लगाया, प्लास्टिक वाला लगाया या ग्लास वाला लगाया। मान लीजिए दोनों को हमने प्लस लगाया, अब ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। सिमिलर चार्जेस की कंडीशन क्या होती है? दे रिपेल ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसा रिपेल करते हैं। अब हमको चार्ज तो दिखता नहीं है, हमने एक इलेक्ट्रोस्टेट लगाया, दोनों ऐसे लटके हुए। जैसे ही इसमें हमने रॉड सेट लगाया, ये ऐसे हो गए। हमको किस बात का प्रूफ मिला? कि हमारे रॉड के पास चार्ज है। समझ आया? ग्लास रॉड ऊपर चेक टच किया और ये ऐसा फैल गया। अगर नहीं फैला तो क्या प्रूफ मिला? कि ग्लास में अभी चार्ज नहीं है। ठीक है, एक ग्लास को हम ले गए रॉड को और टच किया, ये ऐसा 30 डिग्री फैल गया। उसको बाद हमने इसको बंद कर दिया, फिर से वापस 0 आया। दूसरे रॉड को ले जाके टच किया तो ये 45 डिग्री आया। अब आप कंपेयर भी कर सकते हैं, चार्ज किसके पास ज्यादा है? सेकंड रॉड के पास। तो ये इलेक्ट्रोस्टेट इस काम में भी आता है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया? अर्थ में से एक तार निकाली और अर्थ वाली तार को इससे जोड़ दिया, तो ये जो ऐसे फैले हुए थे ये वापस ऐसे आ गए। क्या रिजल्ट निकाला? कि चार्ज उसका चला गया। हमने क्या एक्शन किया? अर्थ से जोड़ा, अर्थ से जोड़ा, चार्ज चला गया। तो हमने नोट कर लिया कि अगर आप किसी भी चीज को जो चार्ज है अर्थ से जोड़ेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी उसका चार्ज निकल जाएगा। ये परमानेंट रूल बन गया, इलेक्ट्रिसिटी का पक्का रूल बन गया कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से जोड़िए, डिस्चार्ज हो जाएगी। और ये सब हमारी लैब में शुरू हुआ, ये छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ। हम खाली रिजल्ट को नोट करते जाते, दैट इज टेक्निक ऑफ साइंस। ओके, तो ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई और इसको देखने के लिए हमने ये इलेक्ट्रोस्कोप को यूज किया। तो इलेक्ट्रोस्कोप बार बार हम लोग रेफर करेंगे, काम में आएंगे। हो सकता है आपके एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रोस्कोप नहीं दिया है और उन्होंने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया है, सो वी मस्ट रिमेंबर व्हाट इज दिस। अच्छा, इसके बाद हम लेते हैं, इससे हमको प्लस और माइनस क्या इसका पता चलता है? हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि ग्लास को रब करेंगे तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। ग्लास को हमने ऐसे रब किया, इसके साथ टच कर दिया और ये ऐसा 45 डिग्री फैल गया, 45। ठीक है, अब हम एक ये चौक को लेकर आए, इस चौक को हमने वुड पर रगड़ा, कौन सा चार्ज आया? प्लस की माइनस? आप बोलोगे नहीं मालूम,
ठीक है, मालूम करना है। अब इसको मैंने ले गया और ले जाके इसके साथ टच किया, इसके साथ टच किया तो ये जो 45 था ये 30 हो गया। बताइए इसके पास कौन सा चार्ज? निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्योंकि प्लस प्लस को उसने 45 करके रखा था, 30 हो गया, मींस प्लस कम हो गया। प्लस कम कौन कर सकता है? माइनस। तो इसलिए इसके पास क्या है? माइनस। अगर मैंने इसको टच किया और वो 60 हो गया तो मतलब इसके पास भी क्या है? प्लस। तरीका समझ आया? इस तरह से अब इन दो चीजों को मैंने ऐसे रगड़ा, रगड़ने के बाद इसको टच किया, इसने दिखाया इसके पास प्लस है, इसको टच किया, इसने दिखाया इसके पास माइनस। एक के साथ किया, उसके बाद ये दूसरी चीज लेके किया, उसके बाद तीसरी चीज लेके किया, चौथी चीज किया, 50 चीजों को कर लिया। हर जगह हमने क्या देखा? एक के पास प्लस आता है और एक के पास माइनस आता है। और मैथमेटिक्स का ये नियम हमको मालूम है कि 0 में से अगर आप +1 को निकाल दें तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? -1। 0 में से +2 को आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2। तो हम ऐसा करते हैं, इधर ले आते हैं +2 तो ये क्या हो गया? -2। तो अब हमने एक नियम लिख लिया। हमारा नियम क्या बना? चार्जेस कैन बी क्रिएटेड ओनली इन पेयर। आप अकेला चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। जब भी आप रबिंग करेंगे देन बोथ चार्जेस विल बी क्रिएटेड। अगर हमको प्लस चाहिए, एक सिल्क के रुमाल में हमने ग्लास को रगड़ा, अगर हमको प्लस चाहिए तो हम रुमाल को फेंक देंगे, ग्लास को लेके चल देंगे, प्लस है। और अगर हमको माइनस चाहिए तो ग्लास को फेंक देंगे, रुमाल को लेके चल देंगे। हमारी इच्छा है हम इसको यूज करते हैं, लेकिन पैदा तो दोनों होंगे, प्लस भी और माइनस। ओके, तो ये है। अच्छा, अब इसके बाद किस चीज को किससे रगड़ने से क्या पैदा होता है? ये खाली एक एक्सपेरिमेंट की बात थी। बार बार एक्सपेरिमेंट दो चीजों को रगड़ के देखते गए और इसके पास ले जाके देखते गए और हम अपना टेबुलेट करते चले। वो टेबुलेट करने के बाद हमारे आसपास की जितनी चीजें दिखती हैं उसकी हमने एक सीरीज बना दी, एक सीरियल बना दिया। उस सीरियल को ऊपर से नीचे तक हमने सेट कर दिया। ये मैं आपको दूंगा, दिस विल बी सीरियल लाइक दिस। ग्लास, उसके बाद फ्लैनल। फ्लैनल वो कपड़ा होता है जिसको पोंछने के काम में लाते हैं। वूल, सिल्क, मेटल, रबर, वैक्स, प्लास्टिक और सल्फर। ये हमने सीरियल बना दिया। ये एक सीरीज बनी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज की स्पेशलिटी ये है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट पॉजिटिव बनेगा और नीचे वाला नेगेटिव बनेगा। ये रूल को देखते हुए ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अब मुझे आप बताइए, अगर हम ग्लास और सिल्क को रब करेंगे तो सिल्क के पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सिल्क के पास क्या आया? नेगेटिव। अब सिल्क और प्लास्टिक को रब करिए तो सिल्क के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो अगर हमारा ये क्वेश्चन है कि सिल्क के पास सिल्क को रगड़ने से पॉजिटिव चार्ज आता है कि नेगेटिव आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हाँ, इस पर डिपेंड करता है कि किसके साथ उसको रब करें। ठीक है, इसलिए आप फिक्स होके नहीं कह सकते। दो चीजों के बारे में कह सकते। किसके बारे में? सबसे ऊपर कौन है? ग्लास। किसी के साथ भी रब करो वो क्या बनेगा? पॉजिटिव। सल्फर को अगर छोड़ दें, सल्फर हम इतना यूज नहीं करते, तो ये क्या चीज है? प्लास्टिक को किसी के साथ भी रब करोगे तो नेगेटिव। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव बन गए अपने अपने ग्रुप के। ग्लास को रब करेंगे तो पॉजिटिव और प्लास्टिक को रब करेंगे तो नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। ओके, ये बनी। एक्चुअली इसका अब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ही रह गया है, बहुत ज्यादा हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। एनीवे, इट्स अ स्मॉल थिंग। अब
इंपॉर्टेंट चीज अगली हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है और यहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी स्टार्ट होती है। ओके, सबसे पहले एटम में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, ये डिस्कवरी हो चुकी। एटम में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक न्यूक्लियस में और एक उसके चारों तरफ घूमने वाला। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं और उसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन की अगर हम बात नहीं भी करें, न्यूक्लियस पूरा एक गुट बना हुआ है, उसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और उसके चारों तरफ घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट बना, that an atom is made up of two type of particles, nucleus and electrons. Nucleus has got positive charges, electron have got negative charges. The number of positive charges in an atom is equal to number of negative charges. Number of negative charges. अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको पक्का याद रखना है, क्वांटिटी चार्ज और नेट चार्ज। ये दो शब्द, चार्ज और नेट चार्ज। एक हमने एटम लिया, उसके न्यूक्लियस में प्लस 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 10 है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्जेस हमने माने, एक के पास एक, तो इसके पास कितने चार्ज हो गए, -10। न्यूक्लियस हैज गॉट पॉजिटिव नेचर चार्जेस, electron has got negative nature charges. The number of positive charges in the nucleus are equal to number of negative charges with the total electrons. So, charges. How many charges this atom is having? Answer is, this atom is having 20 charges. 10 charges are positive, 10 charges are negative. What is the net charge of this atom? 0. ये दोनों शब्दों में अंतर। अगर हम बोलेंगे एक एटम के पास कितना चार्ज होता है, इट्स ए बिग क्वेश्चन। तो एक एटम के पास 20 चार्ज होता है। आप लोगों को अगर केमिस्ट्री में नंबर्स याद होंगे तो Fe का नंबर किसी को याद है, 26। तो उसके पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस कितने होते हैं, 26, और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 26। टोटल चार्जेस कितने हो गए, 52। नेट चार्ज कितना है, 0। तो हर एटम का नेट चार्ज कितना होता है, 0। तो इसको हम नोट कर लेते हैं बेसिकली। अच्छा, अगर एटम का चार्ज 0 है तो न्यूक्लियस का कितना, मॉलिक्यूल का कितना होगा, 0। और मॉलिक्यूल से मटेरियल बनता है, तो मटेरियल का चार्ज कितना हुआ, 0। अगर मटेरियल का चार्ज 0 है, मटेरियल से पूरी दुनिया बनी है, तो पूरी दुनिया का चार्ज कितना है, 0। पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना है, 0। तो इसका ये मतलब है कि इस दुनिया में पॉजिटिव चार्जेस अरबों में, नेगेटिव चार्जेस अरबों में, लेकिन नेट चार्ज कितना है, 0। यानी जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, और ये 0 कभी नहीं बदलता। आगे चल के हम इसको देखेंगे कंजर्वेशन लॉस। ओके, फिर से वापस आते हैं। एक एटम बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पहला पोस्टुलेट ये आया कि एवरी एटम हैज गॉट पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्जेस इन द इलेक्ट्रॉन्स, both are equal in numbers and the net charge of atom is 0. Right? अब अगर हमसे बातचीत की भाषा में पूछा जाता है कि एक एटम का चार्ज कितना होता है, तो आपको उसको इतना बड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं, ये भाषण मेरे देने के लिए। आप उसको क्या बोलोगे, एटम के पास नेट चार्ज 0, या एटम का चार्ज कितना होता है, 0। मैं भी अगर आपसे पूछूंगा कि एटम का चार्ज कितना होता है, यू विल से 0, क्योंकि जब हम चार्ज पूछते हैं और बताते हैं तो बेसिकली हमारा मतलब होता है नेट चार्ज। क्यों? क्योंकि चार्ज, नेट चार्ज जितना होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, आगे आते हैं इसमें। तो ये है नेट चार्ज 0 होता है। ओके, दूसरी चीज,
व्हेन देयर इज ए फ्रिक्शन, जब दो चीजों में फ्रिक्शन होता है, जैसे हमने एक प्लास्टिक की रॉड को एक सिल्क पर ऐसे रब किया, एक चॉक को एक बोर्ड पर रब किया, जब भी ऐसा फ्रिक्शन होगा तो एक्शन क्या होगा, इस एक्शन को आप विजुलाइज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। मटेरियल मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल एटम से बनते हैं, और एटम के चारों तरफ क्लाउड किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का, अंदर में न्यूक्लियस, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इस प्लास्टिक को यहां रखता हूं तो सबसे पहले क्या चीज इससे टकराएगी, इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। इलेक्ट्रॉन फुल भरे हुए नहीं रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं, और उसके बीच में गैप रहता है, जैसे ये गैप, ठीक है। एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में हमने ऐसे रखा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे जाके टिकेगा, इसके चांसेस नहीं है। ये खाली जगह है, ये ऐसा हमने रख दिया, ये एक दूसरे में फंस गए। अच्छा, ऐसा एक मटेरियल के ऊपर रखा और उसके बाद हमने इसको रब किया। रब करना ऐसे वर्टिकल नहीं उठाया, उठाते तो ये ऐसा आराम से उठ जाता। हमने इसको रब किया, रब एक्शन ऐसा होता है, तो हमने जैसे ही रब किया ये फंस गया, क्योंकि ये इसके अंदर जा चुका है। अंदर जाने के बाद हमने ऐसा रब किया तो ये इसमें फंस गया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में, और हम ऊपर से ताकत लगा रहे हैं। हमारी ताकत एक इलेक्ट्रॉन की ताकत से तो ज्यादा है। जब हम इसको ऐसा करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन में फंस गया। अब क्या होगा, तो आंसर है छूट तो नहीं सकता। छूटने का क्या तरीका था, हम ऐसे ही उठा लेते, पर हम तो रब कर रहे हैं और हमारी ताकत ज्यादा है, तो अल्टीमेटली एक को टूटना ही पड़ेगा। या तो ये टूट के इसके साथ चला जाएगा, या ये टूट के यहां रह जाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज ए फ्रिक्शन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा टूट गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गया। अब देखिए, इसके पास पहले दोनों कितने थे, 10 and 10। जब हमने ऐसा किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इसके पास माइनस कितने हो गए, 11, और प्लस कितने हैं इसके पास, 10। चार्ज कितना हो गया इसका, नेट चार्ज -1। इस बॉडी के पास कितना चार्ज आ गया, -1। इस बॉडी की बात करें, ये भी पहले 0 था, 0 में से इसका एक इलेक्ट्रॉन -1 निकल गया, तो इसका चार्ज कितना बचा, +1। सो व्हेनेवर देयर इज ए फ्रिक्शन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वन बॉडी बिकम, द वन which gain the electron become negatively charged, the one which loses the electron become positively charged. This is electron theory. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट क्या बना, whenever there is friction there is exchange of electron. The body which loses electron become positively charged and the body which gain electron become negatively charged. ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमने बताया कि बॉडी चार्ज होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी बॉडी का चार्ज हो जाना, उसको हमने उस प्रोसेस को नाम दिया इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आंसर है एनी। एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज मिला, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, नेगेटिव मिला तो भी इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्ज बस होना चाहिए, उसके पास ताकत आनी चाहिए। ओके, अब इलेक्ट्रिफिकेशन दो तरह से हो सकता है, अभी अभी हमने स्टडी किया। पहला, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन चलकर आया और इसको मिला, ये बॉडी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई। ये वाली जो बॉडी है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास कौन सा चार्ज हो गया, प्लस, इसके पास कौन सा हुआ, माइनस। ये माइनस क्यों हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चलकर आया, इसको बैठ गया। ये प्लस क्यों हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला और चला गया। प्लस होने के लिए इसको चलना पड़ा, न्यूक्लियस को कि इलेक्ट्रॉन, माइनस होने के लिए किसको चलना पड़ा। तो एक बॉडी इलेक्ट्रीफाई होती है, भले माइनस भले प्लस, किसी से भी हो, चलना किसको पड़ता है, इलेक्ट्रॉन।
तो जिम्मेदार कौन इलेक्ट्रिफिकेशन का? इलेक्ट्रॉन। तो पक्का मंत्र याद कर लीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ये वो कोई भी चीज इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करती। इलेक्ट्रिफिकेशन सिर्फ कौन करता है? इलेक्ट्रॉन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन चलकर नहीं जाएगा तो प्रोटॉन तो, न्यूक्लियस तो महासुस्त है, वो कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इलेक्ट्रिफिकेशन होने के दो तरीके हैं। इसका प्लस इसमें चला जाए, देखिए ध्यान से, इसका प्लस इसमें चला गया तो ये क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज। और ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरा तरीका, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए, ये क्या हो जाएगा? फिर से नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? फिर से पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बनाना है। हमारे पास दो तरीके, एक तरीके में इलेक्ट्रॉन चलता है, एक तरीके में न्यूक्लियस चलता है, या मान लीजिए प्रोटॉन चलता है। तो कौन डिसाइड करेगा कौन चलेगा? तो आप बोलेंगे भगवान डिसाइड करेगा। भगवान से हमारा मतलब फिजिक्स में किससे? नेचर से। नेचर डिसाइड करेगा। ओके, नेचर ने एक नियम बना के रखा है। क्लास 11th में जब आप नियम को पढ़ते हैं तो इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, हमारी पूरी दुनिया उस नियम से चलती है, पूरा फिजिक्स उस नियम से चलता है। नियम क्या है? कि सिस्टम, कोई भी सिस्टम उस स्टेट में रहेगा जिसमें एनर्जी कम से कम खर्च होती है। ठीक है? एक ही मोबाइल आपको दो दुकान में मिलता है, कहां से लेंगे? जहां सस्ता मिलता है, एक ही होना चाहिए। तो हम सब क्या चाहते हैं? कम से कम खर्च हो, और यही नेचर भी चाहता है। इलेक्ट्रॉन चलने में एनर्जी खर्च हुई ½ mv², न्यूक्लियस चलने में भी यही हुई ½ mv²। दोनों के एम का देख रहे हैं अंदर, तो किसके चलने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी? प्रोटॉन। अब काम, रिजल्ट को हमको एक ही मिल रहा है, ये प्लस और ये माइनस। क्या चलने से एनर्जी कम खर्च होती है? कम। इलेक्ट्रॉन चलने से। इसलिए नेचर किसको चलाता है? इलेक्ट्रॉन को चलाता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में हमेशा चलेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है? लेकिन हम लोग अपनी जिद नहीं छोड़ते। हम लोग जब भी बात करेंगे पूरा साल भर ये बोलेंगे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ए से एक पॉजिटिव चार्ज चला, बी में पहुंच गया। मैं भी यही बोलूंगा, आप भी यही बोलोगे, बुक में भी यही है, सब जगह यही है। क्यों? ये हमारा कन्वेंशन है। इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में हमको इससे आसानी होती है। मैथमेटिकल क्वेश्चन पॉजिटिव चार्ज बेस्ड क्वेश्चन है, और पॉजिटिव लाइन हम बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं, प्लस की तरफ जाते हैं, और हमारे जितने लॉज रूल्स बने हुए मैथमेटिक्स के सब पॉजिटिव नंबर्स के लिए बने हुए, नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। तो कन्वेंशन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज चलता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर हम ऐसा यूज करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे, जहां जहां आगे आएगा सब जगह यूज करेंगे। उस समय आपको ये ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि सर पॉजिटिव तो चलता नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चलता है। तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉजिटिव कैसे चलता है। Anyway, लेकिन पॉजिटिव चलता है, मैंने बोला, बुक में लिखा, आपने पढ़ लिया, आपने भी बोला, सब ने बोला, सब ने सुना, लेकिन सबको दिमाग में मालूम है कि एक्चुअली कौन चलता है। ठीक है? मेरे को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, इसलिए हम लोग दोनों नहीं बोलते उसको। दोनों क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चलता है। ठीक है? तो मेरा ये मतलब है कि इसमें आप ना तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन चलता है। अच्छा, ये एक चीज है। अब उसके बाद अगले बात हम लेते हैं, दैट इज चार्ज एंड मास रिलेशन। चार्ज एंड मास। इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज, एक बड़ी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज की।
अगर हमको इस बॉडी को चार्ज देना है, अब तक हम समझ चुके हैं, अगर हमने इसको चार्ज देना है तो बहुत जरूरी है कि एक इलेक्ट्रॉन आए और इस पर बैठ जाए। तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज, या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकले तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। एंड इलेक्ट्रॉन इज ए मटेरियल। वो मटेरियल चार्ज मटेरियल है, उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसको हम जहां ले जाके बैठाते हैं वो बॉडी क्या बन जाती है? चार्ज बॉडी। तो मेरे पास एक बॉडी है, ये 5 उंगली की, ये एक इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा कि इस बॉडी को चार्ज कर दो, उंगली 5 रहनी चाहिए, नहीं हो सकता। यहां से हम इसको उठाए इलेक्ट्रॉन को और यहां ले जाके सेट कर दो। कितने हो गए? 6 हो गए। अब ये नेगेटिवली चार्ज है। ये नहीं हो सकता कि ये 5 के 5 रहें और नेगेटिव चार्ज हो जाए। अगर पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब एक चार्ज को हम दूसरी जगह ले जाते हैं तो खाली चार्ज एक फिनोमिना को नहीं ले जाते, हम उस मटेरियल को उठा के ले जाते हैं जिसके पास चार्ज। तो चार्ज हमेशा मटेरियल के साथ कैरी किया जाता है, अकेला चार्ज नहीं जाता। चार्ज का फिनोमिना दूसरे में चला जाए ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने यहां से टॉर्च जलाई, लाइट वहां चली गई, ये एनर्जी है। एनर्जी में कोई मटेरियल नहीं गया, लाइट चली गई, लाइट का फिनोमिना वहां चला गया, हमको दिखता है। लेकिन अगर मेरे को यहां से चार्ज वहां भेजना है तो कुछ भी करूंगा नहीं होगा, मटेरियल को उठाकर ले जाना पड़ेगा, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को उठाकर ले जाना पड़ेगा और वहां रखना पड़ेगा। यानी इन दोनों के बीच एक तार लगाऊंगा मैं, कंडक्टर, एक स्ट्रिंग लगाऊंगा और वहां से चार्ज चलते चलते जाएगा, इसको मिलेगा कौन? एक इलेक्ट्रॉन, मटेरियल तक। तो एक पक्का प्रिंसिपल याद रखिए, चार्ज इज कैरिड बाय मटेरियल ओनली। नोट करिए, चार्ज इज कैरिड बाय मटेरियल। या इसका और बड़ा रूप, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मटेरियल। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मटेरियल। और इसी फिनोमिना का फायदा या नुकसान जो भी समझिए, सन से अर्थ तक चार्ज नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बीच में कोई मटेरियल नहीं है जिसमें ट्रांसफर होते होते चार्ज आ जाए। समझ में आ गया? तो चार्ज हमेशा कंपल्सरली किस पे कैरी होता है? मटेरियल पर कैरी होता है। अब ये सोचिए अगली चीज, इस बॉडी में ये इतना मास है 5। मैंने बोला इसको मैंने नेगेटिव चार्ज कर दिया, इसका मास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताइए, चार्ज बढ़ा कि नहीं? बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जैसे ही मैंने बोला इसको मैंने चार्ज किया, मतलब कोई मटेरियल लाके रखा तब तो चार्ज हुआ। ये तो हम डिस्कस कर चुके। अब इस पे अगर मटेरियल लाके रखूंगा तो मटेरियल का मास भी होता है, इसलिए इसका मास बढ़ जाएगा। ठीक है? अब आप मुझे बता सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी दोनों में से कौन सी बॉडी भारी है? वेरी गुड, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है और पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो कोई भी बॉडी जब पॉजिटिवली चार्ज होती है तो उसका मास कम हो जाएगा और नेगेटिवली चार्ज होती है तो उसका मास बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। तो ये मास, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना मास उसका ऐड हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज होने से। दिस इज चार्ज एंड मास रिलेशन। नेक्स्ट, हमारे आसपास जो मटेरियल हम देखते हैं उस मटेरियल का हमने कैटेगराइजेशन किया, कंडक्टर और इंसुलेटर। ये क्या होता है कंडक्टर और इंसुलेटर? देखिए, हमने एक प्लास्टिक का रॉड लिया, इस प्लास्टिक के रॉड को ऐसे रब किया सिल्क में और पेपर को ये ऐसे उठा लेता है, हम बोलते हैं ये बॉडी चार्ज हो गई। उसके बाद हमने मेटल लिया, मेटल, इस मेटल को फ्लैनेल में रब किया तो मेटल के पास चार्ज आएगा कि नहीं? प्लस कि माइनस? नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, मेटल के पास नेगेटिव चार्ज आया, हम पेपर के ऊपर ले गए, ऐसे रखा, ये नहीं उठाता पेपर। क्यों नहीं उठाता?
क्या इसके पास चार्ज नहीं आया, या इसका चार्ज कोई चुरा के ले गया? तो आंसर है इसका चार्ज कोई चुरा के ले गया। चार्ज तो आया, कैसे चुरा के ले गया? अभी अभी हमने ये चीज डिस्कस की थी। अर्थ, ये सब चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसने इन सब को रिपेल किया, कहां चला गया? अर्थ। मेटल को हमने ऐसे रब किया, मेटल के यहाँ पर चार्ज आया, चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया, चार्ज यहां से यहां तक आए और हमारे हाथ से होके कहां चले गए? अर्थ, खत्म हो गए। अब हम देखते हैं इसकी ताकत नहीं है। प्लास्टिक में भी हमने यही किया, लेकिन प्लास्टिक के पास तो ताकत है, तो हमने रिजल्ट क्या निकाला कि ये प्लास्टिक यहां से चार्ज को हमारे हाथ तक नहीं जाने देता है और मेटल जाने देता है। तो मटेरियल दो टाइप के हो गए, एक जो चार्ज को जाने देते हैं और एक जो नहीं जाने देते। तो जो जाने देते हैं उसका नाम कंडक्टर, और जो नहीं जाने देते उसका नाम इंसुलेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। और इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि इसके आगे हमने लकड़ी का या रबर का हैंडल लगा दिया, अब हम मेटल को रब करते हैं तो मेटल भी उठाता है, यानी मेटल में चार्ज आता है। ओके, तो दो तरह के मटेरियल होते हैं। वन कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या हुआ? विच अलाउज चार्ज टू मूव, और दूसरा इंसुलेटर which does not allow charge to move। हमारे आसपास जो चीजें हैं उसमें हम ढूंढने लगे कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर है। तो सबसे ज्यादा हम क्या चीज यूज करते हैं? वाटर। वाटर कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? ये अभी तक आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं। क्या होता है वाटर, बताइए। वेरी गुड। उसका हमने कैटेगराइजेशन करके देखा, अगर वो प्योर वाटर है, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, H2O ओनली, तब वो क्या होगा? इंसुलेटर। और अगर उसमें कुछ सॉल्ट मिक्स हो गए, उसको हम टैप वाटर बोलेंगे, तो दैट विल बिकम ए कंडक्टर। ये वाटर के लिए हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर। कैसे पता? नहीं, वो आप रीजन बता रहे हैं। आपको पता कैसे चला कि कंडक्टर? कंडक्ट करके देखा क्या? शॉक लगता है, उससे ये कैसे पता लगा कि कंडक्टर है? ओके, तो एक ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक आदमी को लटका देते हैं। चौक पर हमने एक आदमी को लटका दिया ऐसे। ये मैं एक्चुअल बता रहा हूं, 1737 में हुआ है। एक आदमी को ऐसे लटका दिया गया और ये इसका हाथ इधर है और इसके पैर इधर है। इसके हाथ के नीचे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रखे गए, एक चार्ज बॉडी पेपर के टुकड़ों को खींच लेती है। वो पेपर के टुकड़े हमने यहाँ रख दिए और इसने अपनी उंगली ऐसे फैलाई, पेपर के टुकड़े को नहीं उठा पाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? एक ग्लास को रब करते हैं। वी आर श्योर कि उसके पास चार्ज आ गया। उस ग्लास के को रब करके हमने इसके पैर में टच किया। जैसे ही इसके पैर में टच करते, इसकी उंगली इसको उठा लेती। What does it mean? इधर फ्लो होके आया चार्ज। That shows that body is a human body is a conductor। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है। So ये एक बार किया गया था। Anyway, हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोग ये कर सकते हैं, लैब में हमने एक इलेक्ट्रोस्टैट को चार्ज किया। इलेक्ट्रोस्टैट को चार्ज किया, प्लस प्लस देने के बाद वो ऐसे फैल गया। जब ये ऐसा फैल गया, दोनों के पास प्लस प्लस चार्ज है, हमने यहाँ पर हाथ से छुआ, तार नहीं लगाई, हाथ से छुआ। हाथ से छूने से ये ऐसा वापस आ गया। अगर ये वापस आ गया तो हम क्या समझ गए? इसका चार्ज कहाँ गया? अर्थ में। अब हमने तार तो नहीं लगाई, हमने अपनी बॉडी लगाई, इसका मतलब हमारी बॉडी क्या हुई? कंडक्टर। सो दिस प्रूव्स दैट अवर बॉडी इज ए कंडक्टर।
ओके, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस एक चीज होती है, तो बॉडी कंडक्टर तो है पर उसके पास रेसिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, और उसके क्या असर होते हैं क्या नहीं होते दैट वी विल स्टडी करेंगे। ओके, तो ये हो गया कंडक्टर। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, वो अपने अंदर से चार्ज को नहीं जाने देता, दैट इज इंसुलेटर। नहीं जाने देता तो चार्ज को क्या जरूरत है, उसके अंदर से जाने की। तो आंसर है कि अगर एक चार्ज बॉडी है प्लस चार्ज, ये एक दूसरी बॉडी है जिसके पास माइनस चार्जेस हैं या ये अर्थ से जुड़ी हुई है, ये सब चार्जेस यहां जाना चाहते हैं। क्यों? प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, इन्होंने इधर जाना है। अगर हम चाहते हैं कि ये इधर जाएं तो यहां क्या जोड़ देंगे हम, एक कंडक्टर, ये उधर चले जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये यहां से यहां मत जाएं तो हम इसके बीच में एक ऐसी चीज डाल देंगे जो क्या होती है, इंसुलेटर, वो प्लस को माइनस में नहीं जाने देगी। ठीक है, इस तरह से इंसुलेटर किस काम में आता है, इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकने के काम में आता है। तो इंसुलेटर हमारे लिए यूजफुल है कि बेकार? यूजफुल है। कहां? ना हार्मफुल तो आप नहीं कह पाओगे, एनीवे यूजफुल हम वो ठीक है, हर चीज में दोनों पक्ष होते हैं, यूजफुल भी और हार्मफुल। तो इंसुलेटर हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है? इंसुलेटर अगर नहीं होगा तो हम चार्जेस के फ्लो को डायरेक्शन नहीं दे सकते। पावर हाउस में टरबाइन चला, जनरेटर चला और उस जनरेटर ने बहुत सारे चार्जेस प्रेस किए एक तार, और हमको बोला कि मेरे पास एनर्जी वाले बहुत सारे चार्जेस हैं, अपने घर ले जाइए और बल्ब को जलाइए, पंखे को चलाइए। अब हमको मालूम है कि प्रेस किए हुए चार्जेस किधर जाना चाहते हैं, अर्थ। तो हमने एक बल्ब लिया और उस बल्ब का एक किनारा अर्थ में लगा दिया। यहां पर हम चार्जेस को लाना चाहते हैं, कहां? पावर हाउस। तो पावर हाउस से यहां चार्जेस लाने के लिए हमने एक तार जोड़ दी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एयर है और एयर इज ए इंसुलेटर, वो चार्जेस को आने नहीं देती। अगर एयर चार्जेस को आने देती तो हमारे हाथ तक चार्जेस आते ही नहीं, तो यही एयर से कहां चले जाते, अर्थ में चले जाते, तभी नहीं आते। एनीवे, एयर इज ए इंसुलेटर, और अगर एयर इंसुलेटर नहीं होती तो ये चार्जेस यहीं के यहीं अर्थ में चले जाते। तो उसका इंसुलेटर होना हमारे लिए बहुत यूजफुल है, उसके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एनीवे, हमने एक तार यहां पर लगाई। अब ये पावर हाउस हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर है, लकीली 20 किलोमीटर दूर है, लोगों के घर 2000 किलोमीटर दूर है। तो वहां से एक तार हमारे यहां तक आती है, वो तार कैसी होगी, कंडक्टर होगी, चार्ज उसमें से चलकर आएगा, लेकिन 2 किलोमीटर तक कोई भी तार खड़ी नहीं रह सकती, सैग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बीच में खंभे लगा देते हैं। अब हमने एक खंभा लगाया, जहां खंभा लगाया ये कंडक्टर लगाया, ये ऐसा चार्ज चल के आया और खंभे से अर्थ में चला गया। तो हम ये चाहते हैं कि खंभा तार में लगा होना चाहिए लेकिन चार्ज अर्थ में नहीं जाना चाहिए। तो उसके बीच में क्या लगाते हैं, इंसुलेटर। आपने देखा है हर खंभे के ऊपर चीनी मिट्टी का लगा रहता है, तार उसमें बंधी रहती है और खंभा अलग लगा रहता है। तो वो चीनी मिट्टी का जो लगा रहता है वो क्या है, इंसुलेटर। दूसरे खंभे में, तीसरे खंभे में, चौथे में, सब में ऐसे किया। हम उस चार्ज को कोई रास्ता नहीं देते अर्थ में जाने के लिए। फाइनली हम उसको कहां लेके आते, अपने बल्ब के पास। अब उसको रास्ता मिला अर्थ में जाने के लिए, बल्ब के थ्रू जाएगा तो बल्ब को जलाएगा। तो देखिए, अगर हमारे पास रास्ते में इंसुलेटर नहीं होता तो हम उसको नहीं ला सकते। चलते फिरते अगर हमने उसको टच कर दिया उस तार को तो क्या होगा, हमारी बॉडी से चार्ज जाएगा, हमको शॉक लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस तार के ऊपर एक रबर लगा देते हैं। वो रबर किस चीज का होना चाहिए, इंसुलेटर। तो उस इंसुलेटर में घेर के हम चार्ज को चलाकर लेकर आते हैं। तो इंसुलेटर ही होता है जो करंट, इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को रास्ता देती है। आप जैसी नहर बना दोगे पानी उसमें से जाएगा,
लेकिन अगर आप नहर नहीं बनाओगे तो पानी फैल जाएगा। तो अगर आपको पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो एक पाइप बनाना, एक नहर बनाना इंसुलेटर का जरूरी है। पाइप उस चीज का बनता है जो पानी को अलाउ नहीं करता। इसी तरह से हमारे जीवन में इंसुलेटर इज ए मस्ट। ये इंसुलेटर की इंपॉर्टेंस है। तो इंसुलेटर के बारे में अगली प्रॉपर्टी देखिए। क्या इंसुलेटर हमेशा इंसुलेटर रहता है? वो कभी भी चार्ज को कंडक्ट नहीं करेगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। क्या होता है, ये प्लस है और ये अर्थ से हमने जोड़ दिया। अब ये प्लस इस माइनस में जाके अर्थ में जाना चाहते हैं, या प्लस अर्थ में जाना चाहते हैं। बीच में कौन रोक रहा है उनको? इंसुलेटर। यहां पर हमने ये चार्जेस दिए 10 चार्जेस दिए, तो 10 चार्जेस ने सामने 10 माइनस को अट्रैक्ट किया। दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स हुआ प्रोपोर्शनेट टू 10। उस फोर्स को इंसुलेटर ने रोक दिया, तो ये चार्जेस इधर नहीं जा पाए। ठीक है, अब हमने इसको कर दिया 100। फोर्स किसके प्रोपोर्शनेट हो गया? 100। अब ये चार्जेस इधर जाना चाहते हैं, इसमें से चल के, लेकिन इंसुलेटर चलना अलाउ नहीं करता। उसने फिर उसको रोक दिया। तो हमने 100 को कर दिया 1000 को कर दिया 1 लाख, 1 लाख कर दिया चार्जेस। फोर्स कितने गुना बढ़ गया? 1 लाख। अब इंसुलेटर को मुश्किल हो रही है, इतना प्रेशर उसको रोकना पड़ रहा है। अब हमने किया 1,01,000। जैसे ही 1,01,000 किया, उसकी लिमिट खत्म। अब वो इतना ज्यादा फोर्स हो गया कि ये चार्ज यहां से ऐसा चला गया, माइनस तक चला गया। अब उसको इंसुलेटर नहीं रोक पाया। ये फिनोमेना क्या हुआ? इसको हम फिजिक्स में बोलेंगे इंसुलेटर का ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन समझ में आया? ब्रेक डाउन कब होता है? जब प्लस और माइनस के बीच में ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है और इंसुलेटर उसको नहीं रोक पाता है। Then there is a breakdown of insulation। ठीक है, तो जब ब्रेकडाउन होता है तो इंसुलेशन में चार्जेस जाने शुरू हो जाते हैं। अगर चार्जेस जाते हैं तो ये कंडक्टर हो गया कि इंसुलेटर? कंडक्टर। सो एन इंसुलेटर स्टार्ट कंडक्टिंग आफ्टर ब्रेकडाउन। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज सुनिए। हमने चार्जेस कितने दिए थे? 1,01,000, और ये ऐसा चला गया, हमको पसंद नहीं आया। तो हमने क्या किया कि इन दोनों के बीच का गैप बढ़ा दिया, ये, और इतना मोटा इंसुलेटर लगा दिया। इतना मोटा इंसुलेटर लगा दिया। अब हम इसको चार्जेस देते हैं, या हमने मटेरियल बदल दिया। जैसे पहले लकड़ी थी, लकड़ी को हटाया, उसकी जगह पोर्सलिन लगा दिया। अब क्या होता है? 1 लाख दिया, कोई चार्ज नहीं गया। 2 लाख दिया, 3 लाख दिया, 4 लाख दिया, 5 लाख दिया, तब भी चार्ज उधर नहीं जाता है। 5,01,000 दिया, चार्ज चला। फिर से क्या हो गया? ब्रेकडाउन। अब लकड़ी ने इसको कब तक रोका था? 1 लाख तक। पोर्सलिन ने कब तक रोका? 5 लाख तक। तो किसकी ताकत ज्यादा? कौन सी ताकत? रोकने की। ये जो रोकने की ताकत है, इसके लिए नाम है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ये नाम नोट करिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी स्ट्रेंथ होती है? तो आंसर है इंसुलेटर की स्ट्रेंथ होती है। देखा अभी? तो कोई भी इंसुलेटर अगर अच्छा इंसुलेटर है तो बताइए उसमें कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा। समझ गए? तो इंसुलेटर किस प्रॉपर्टी के कारण पहचाना जाता है? अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कारण पहचाना जाता है। ठीक है, मटेरियल के कारण। अब अगर हमने 1 मिलीमीटर मोटा मटेरियल लेना है, अलग अलग मटेरियल लेके देखे, लकड़ी को रख के देखा, प्लास्टिक को रख के देखा, माइका को रख के देखा, हर चीज को रख के देखा, और हर एक में नोट करते चले गए कितना चार्ज देने से इसमें ब्रेक डाउन होता है। जो सबसे ज्यादा रोक के रखता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शब्द आप समझ गए।
अब आप एनसीईआरटी बुक में या किसी भी बुक में देखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का आपको एक टेबल मिल जाएगा और अब आप समझ जाएंगे कि उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है उसके लिए अभी हम लोग थोड़ा सा अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तब पढ़ेंगे कि उसका यूनिट क्या है। एनीवे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कितना रोक कर वो रखता है। ये है इंसुलेटर। इसके बाद अभी मॉडर्न पिछले 60-70 सालों से हमने एक और तरह के मटेरियल ढूंढे जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों तरह से बिहेवियर करते हैं। जब वो ठंडे होते हैं तो इंसुलेटर की तरह बिहेवियर करते हैं, थोड़ा सा हीट करके हम उसको एनर्जी देते हैं तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। यानी उसमें कंडक्टर भी होता है थोड़ा सा और इंसुलेटर भी होता है, उनको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई और ये तीसरी कैटेगरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि उसको हम यूज बहुत ज्यादा करने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी जितनी चीजें हैं सब सेमीकंडक्टर बेस्ड हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये तीसरी कैटेगरी हो गई। तो एक आपने लिखा कंडक्टर, एक आपने लिखा इंसुलेटर, तीसरी चीज क्या लिखेंगे सेमीकंडक्टर। बाद में जाके जब छोटे छोटे हिस्से हम करते हैं तो एक और चीज आ जाएगी सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर जब आएगा कंडक्टिविटी में उस समय हम लोग उसको पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमने मटेरियल के जनरल कैटेगराइजेशन कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो ये नोट करिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को समझने के लिए पहले इस बात को समझिए कि किसी भी बॉडी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। हमको मालूम है कि पॉजिटिव चार्जेस एक एटम में न्यूक्लियस के पास होते हैं और नेगेटिव उसके इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं। फिर एक बॉडी हम लेते हैं, जैसे मैंने ये चौक का टुकड़ा लिया और मैं कहूंगा इसके पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो कैसे हो सकते हैं जबकि चार्जेस सब एक दूसरे से एंगेज होते, नेट चार्जेस नहीं होते। पर इसके पास ऐसे पार्टिकल हैं जिसके पास नेट चार्ज माइनस और नेट चार्ज प्लस है। ये कैसे होता है ये थोड़ा सा समझिए। हमारे पास एक एटम है और बहुत सारे एटम मिलाकर एक पार्टिकल बनता है। ये एक एटम है जिसके पास प्लस इधर है और माइनस इधर है। इसको हमने हीट किया, हीट करने से इसको एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने से इसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा हो गई। जब इसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो ये अपना ऑर्बिट छोड़कर बाहर आ जाता है। ये बाहर आ गया। अगर ये बाहर आ गया तो एक पार्टिकल से अब ये दो पार्टिकल, इधर ध्यान दीजिए, एक पार्टिकल से अब ये दो पार्टिकल बन गए। ये वाला जो एक पार्टिकल बना और ये वाला एक पार्टिकल बना, इस पार्टिकल का चार्ज कितना हो गया माइनस, और इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज होता है हमने माना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको कितना माना E। जब हम आगे जाके चार्ज की यूनिट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट इज, बताइए कितना होता है माइनस कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हीट के कारण अलग आ गया, तो इस पार्टिकल के पास कितना चार्ज है, तो आंसर है -E। अब ये पार्टिकल के पास कितना चार्ज है, बिल्कुल इसके पास कितना हो गया प्लस, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना था 0, तो ये -E और ये प्लस। जब हम हीट करते हैं तो सभी के सभी एटम इस तरह से इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, ये जरूरी नहीं है, हमारी हीट के प्रोपोर्शन में देते हैं। तो अगर 1 लाख एटम है तो हो सकता है उसमें से 1 लाख में से 1000 एटम ही टूटेंगे, बाकी 99,000 नहीं भी टूट सकते, 2000 भी टूट सकते, 4000 भी टूट सकते। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ एटम उसमें से टूटते हीट के कारण। अच्छा, हमको हीट करना जरूरी है क्या, तो आंसर है नहीं। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे ठंडा टेम्परेचर क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा है -273, जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल में क्या कहते हैं 0 केल्विन।
और रूम टेम्परेचर अभी कितना है 27 केल्विन, दैट इज 300 केल्विन, दैट इज 27 सेल्सियस। ओके, इस रूम में अभी जितने मेटल नॉन मेटल जितने मटेरियल रखे हैं सबका टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। 300 केल्विन बहुत गर्म होता है, किसके कंपैरिजन में 0 केल्विन के कंपैरिजन। यानी ये जो हमारे पास मटेरियल है ये ऑलरेडी गर्म है, हमको गर्म करने की जरूरत नहीं। तो ये मटेरियल जो रूम टेम्परेचर में है इसमें ऑलरेडी ये प्रोसेस हो चुकी है। अगर ये प्रोसेस हो चुकी है तो इसके पास बहुत सारे क्या है इलेक्ट्रॉन्स, जिसके चार्जेस क्या है माइनस, और बहुत सारे इसके पास क्या है पॉजिटिव। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं उसके पास बहुत सारे फ्री निगेटिव चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बहुत सारे इसके पास पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। उस समय आप ये ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे दैट दिस मटेरियल इज मेड बाय एटम एंड ईच एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो हमारा कहना क्या है कि बहुत सारे एटम टूट चुके हैं और उसके कारण उसके पास नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं और पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्जेस हैं। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से इनकी लोकेशन क्या होती है? तो आंसर है ये लोकेशन मिक्सअप होती है। माइनस और प्लस दोनों एक दूसरे के आसपास घूमते रहते हैं और कहीं पर भी एट रैंडम रखे रहते हैं। दिस इज नेचुरल कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल और एनी कंडक्टर, एनी मेटल। ओके, ये कंडक्टर है। अब हमने क्या किया, इसके पास हम एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं। ये हम एक चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आए। इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, जैसे एक ग्लास को रब करके लाते हैं। जब ये पॉजिटिव चार्जेस हम इसके पास लेकर आते हैं तो क्या होता है? तो आंसर है पॉजिटिव चार्जेस किसको अट्रैक्ट करते हैं? नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। और अभी हम पढ़ चुके हैं अभी कि एक एटम के दो हिस्से हो चुके हैं, एक हिस्सा क्या है माइनस और एक प्लस, दोनों इंडिपेंडेंट। तो जब ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास कौन चले आएंगे? नेगेटिव पार्टिकल, क्योंकि उनका अपना अलग एग्जिस्टेंस है। तो वो नेगेटिव पार्टिकल इसके पास आने के लिए यहाँ पर जो था वो चलते चलते आगे बढ़ता है इसकी तरफ, यहाँ तक पहुंचता है, यहाँ नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता यहाँ तक? दिस इज एयर, एयर इज ए इंसुलेटर, इसलिए वो यहाँ नहीं आता। तो दूसरा माइनस जहां था वहां से चल के आया, तीसरा आया, चौथा आया, सब माइनस इस किनारे तक आ गए। और ये प्लस किसको रिपेल करता है? प्लस को। तो इसने प्लस को रिपेल किया, सब प्लस यहां तक चले गए। तो एक तरफ माइनस आ गए, एक तरफ प्लस। एक एक तरफ हो जाना क्या होता है? तो आंसर है एक एक तरफ डिवाइड हो जाना। दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। इसके लिए हमारे पास वर्ड क्या है? पोलराइजेशन। यहां पर पोलराइजेशन नहीं है। जैसे ही हम इसको पास में लाए, देखिए हमने इसको टच नहीं किया है, इसको टच नहीं किया है, लेकिन इसके कारण ये माइनस यहाँ पर आ गए हैं और प्लस एक तरफ हो गए, इसका पोलराइजेशन हो गया। चार्जेस का पोलराइजेशन हो जाना किस कारण से? एक चार्ज बॉडी लाने से। ये वाला जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना इज नोन एज इंडक्शन। इंडक्शन कौन सा इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। So what is electrostatic induction? When a charge, note कर लीजिए, when a charged body is brought near an uncharged body, when a charged body is brought near uncharged body, then charged particles in
then charged particles in uncharged body get polarized. This phenomena is known as electrostatic induction. This phenomena is known as electrostatic induction. ठीक है? अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमिना तो छोटा सा है, लेकिन हमको बहुत सारे क्वेश्चन में सोचना पड़ता है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना से क्या होगा। जैसे हमने एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया और उस इलेक्ट्रोस्कोप के ये दोनों ऐसे, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके पास चार्ज है कि नहीं? एक रॉड हम यहां पर लेकर आए और हमने इसके साथ टच नहीं किया, दूर ही रखा, ये दोनों ऐसे रहेंगे या फैलेंगे? एक्सप्लेन करिए, क्यों फैलेंगे? ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और माइनस को अट्रैक्ट करेगा। शुरू में क्या है, इसके पास माइनस और प्लस दोनों बराबर है, उसमें से इसने किसको खींच लिया? माइनस, यहां खींच लिया। अगर माइनस को खींच लिया तो उसके बराबर वाले जो प्लस हैं वो दूर चले जाएंगे, रिपेल होंगे, रिपेल होके यहां आ जाएंगे। और चूंकि दोनों में एक जैसे हैं इसलिए वो रिपेल करेंगे। ये किस फिनोमिना के कारण हुआ? इंडक्शन। समझ में आया? फिर से देखिए, ये एक इलेक्ट्रोस्टेट है और इसको इलेक्ट्रोस्कोप में पहले न्यूट्रल है, दोनों पैरेलल है। यहां पर हम प्लस को लेकर आए। ये वाली बॉडी के बारे में सोचिए, ये इस बॉडी के पास कौन से चार्जेस हैं? तो आंसर है इसके पास दोनों तरह के चार्जेस हैं, प्लस भी और माइनस भी, और दोनों बराबर है, दोनों सब तरफ फैले हुए हैं, मिक्स। जब हम ये प्लस लेकर आएंगे तो ये किसको खींचेगा? माइनस को खींचेगा। और रिपेल किसको करेगा? तो दोनों इसी मेटल के अंदर फिर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। माइनस किधर चले जाएंगे? प्लस के पास, और प्लस रिपेल होके दूर चले जाएंगे। दूर मतलब नीचे आ जाएंगे। नीचे कौन है? गोल्ड लीफ। तो गोल्ड लीफ के पास अब एक्सेस चार्ज कौन से हो गए? प्लस। पहले क्या थे? जितने प्लस उतने माइनस, उसके माइनस कहां गए? ऊपर खींच लिए गए। अब उसके पास कौन से बचे? प्लस। प्लस ज्यादा हो गए। अब प्लस प्लस उसके पास है, दोनों प्लेट के पास, तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो दूर हो जाएंगे। इस तरह से ये रिपेल होंगे। दिस इज ड्यू टू इंडक्शन। इस तरह से क्वेश्चन इंडक्शन के बहुत सारे आते हैं, और हर समय आपको सोचना है कि कौन सा चार्ज किधर आएगा। ये वाले जो चार्जेस हैं जिसको इसने खींच के रखा है, ये वाले चार्जेस कहलाते हैं बाउंड चार्जेस, बाउंड। और ये वाले कहलाते हैं फ्री। ये कहीं भी जाने के लिए फ्री है। अगर हम इसको अर्थ लगा दें, यहां से हमने अर्थ में एक कंडक्टर लगा दिया, तो ये सब चार्जेस कहां चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कहां चले जाएंगे? अर्थ में। तो यहाँ के पॉजिटिव चार्जेस खाली हो गए। क्यों जाएंगे अर्थ में भाई? क्योंकि ये वाला प्लस इनको पुश कर रहा है। जितना दूर जा सकते हैं ये जाना चाहते हैं, और दूर जाने के लिए इधर एयर है, इनके पास जगह नहीं थी। अभी हमने इनको कंडक्टर दे दिया और कंडक्टर अलाउ करता है जाना, तो ये और दूर चले जाते हैं। दूर जाके कहां चले जाते हैं? अर्थ। तो इसके पास प्लस खाली हो गया। अब इसके पास ये वाला सिस्टम आ गया। ये क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये बाउंड चार्जेस हैं और इन सबको एक फोर्स लगा है, उस फोर्स ने बांध के रखा। ऐसे हो गया। अब इसके अगला स्टेप देखिए,
अगले स्टेप में हमने क्या किया, ऐसे ही इसको तो ऐसे ही रखा, इस तार को काट दिया। जब हम इसके बाद इस तार को काट देते हैं, अर्थ निकल गई। उस तार को काटने के बाद इसको भी हम हटा देते हैं। अगर हमने इसको हटा दिया और उसके पहले तार हटा दी तो ये चार्जेस के पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं बची। अब इसके पास कौन से एक्सेस चार्ज हो गए, देखिए इसके जो जोड़ीदार प्लस थे अब नहीं, यहां पर जितने माइनस थे उतने प्लस थे, तो इसका नेट चार्ज क्या था, 0। अब इसके पास सिर्फ क्या है, नेगेटिव एक्सेस में है और पॉजिटिव नहीं है, तो ये बॉडी चार्ज बॉडी है। इस तरह से हमने एक बॉडी को चार्ज किया। क्या दूसरी बॉडी से हमने इसको टच किया, नहीं, बिना टच किया कौन सी प्रोसेस लगाई, इंडक्शन। तो हमने इस बॉडी को चार्ज किया कौन सी प्रोसेस से, इंडक्शन से। तो स्टेप नंबर 1 2 3 4 ये 4 स्टेप जो अब हम स्टडी करेंगे, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। ये एक बॉडी है, इसके पास जितने प्लस हैं उतने ही इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस इक्वल है एंड वी कॉल इट दिस इज ए अनचार्ज बॉडी। इसको हमें चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, वन इज बाय कंडक्शन एंड अदर इज बाय इंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्शन में जो जरूरी चीज है वो है कांटेक्ट, और इंडक्शन में नो कांटेक्ट। ओके, किस तरह से ये होता है इसे देखिए। इस बॉडी को हमने चार्ज करना है, एक दूसरी बॉडी हम लेकर आते हैं जिसके पास ऑलरेडी चार्ज है। जैसे ग्लास रॉड चार्ज किया हुआ, उस ग्लास रॉड को हमने लाया, इसके पास चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस। इसको हमने इसके साथ टच किया, टच करने से कुछ पॉजिटिव चार्जेस इसमें आ जाते हैं, और ये बॉडी के पास जो पहले बराबर बराबर थे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे, दिस बॉडी विल गेट चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस इसमें हैं, इसको इधर आने की क्या जरूरत है। तो आंसर है कि ये सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने से इसकी सिचुएशन ये होती है कि इसके पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं रिपेल करते हैं, सब चार्ज ऐसे किनारे किनारे पे आते हैं। जितना एक दूसरे से दूर हो सके उतना दूर होते हैं, और ये इसमें से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते। क्यों नहीं निकल पाते, क्योंकि इसके बाहर में एयर है एंड एयर इज ए बैड इंसुलेटर, ये इसको यहां जाने नहीं देती। अगर हम इसको इस कंडक्टर के साथ टच करते हैं तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर चार्जेस का चलना अलाउ होता है, बिकॉज दिस इज ए कंडक्टर। अब अगर ये इसको रिपेल करते हैं, ये दोनों तीनों मिलकर इसको रिपेल करते हैं, तो ये इधर आ जाएगा। इसको रिपेल किया, ये इधर आ गया। जब ये इधर आ जाएगा तो इसके पास देखिए पहले 10 प्लस है और 10 माइनस है, नेट चार्ज 0 था। अगर इसमें से ये 2 प्लस इधर आ गए तो ये हो गए 12 प्लस और 10 माइनस। इस तरह से इसके पास नेट चार्ज हो गया +2। तो इस बॉडी के पास चार्ज आ गया और इसका 2 चार्ज कम हो गया। इसके बाद ये प्रोसेस और आगे चलती, कब तक चलती रहेगी, तो आंसर है जब तक ये इधर फोर्स लगाते हैं। क्या ये पूरे चार्जेस इसमें आ जाएंगे, आंसर इज नो, पूरे चार्जेस इधर नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि जब ये चार्जेस यहां पर आते हैं इसके पास भी एक्सेस चार्ज हो जाएंगे। ये एक्सेस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहां पर जब हमने कांटेक्ट किया हुआ है तो ये जब अगला चार्ज आएगा तो ये चार्ज मिलके इसको रिपेल करेंगे वापस भेजने के लिए। इधर के चार्जेस इसको इधर भेजने के लिए रिपेल करते हैं, और ऐसे में ये चार्ज अब ना इधर जाएगा, यहीं के यहीं खड़ा रहेगा। इसका मतलब और चार्जिंग होना बंद हो गया।
इधर के चार्जेस यहीं रह गए। तो चार्जेस तब तक होते हैं जब इधर से लगने वाला फोर्स इधर से वापस लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाए, तब तक ये चार्जिंग होती रहती है। ओके, इस चीज पर फिर आएंगे कि चार्जिंग कब तक होगी। इसको कहते हैं दोनों की वोल्टेज बराबर हो जाती है, तब तक ये चार्ज होता है। वोल्टेज को जब हम लोग पढ़ेंगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब कांटेक्ट। तो जब किसी एक बॉडी को चार्ज करना है, इस तरह से कांटेक्ट से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। दूसरा मेथड इंडक्शन का। इंडक्शन का मेथड अभी आपने डिटेल में पढ़ा है। उसमें हम बॉडी को टच नहीं करते हैं, सिर्फ यहां पर एक दूसरी बॉडी लेकर आते हैं, बस। इससे इसके माइनस इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, प्लस इधर चले जाएंगे, इसको हम अर्थ कर देंगे। अर्थ करने से सारे पॉजिटिव इधर चले जाएंगे, या यहां से इलेक्ट्रॉन आकर इस पॉजिटिव को जीरो बना देंगे। तो अब इस बॉडी के पास सिर्फ क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्जेस। इसके पास सिर्फ नेगेटिव चार्जेस रह गए, तो ये बॉडी चार्ज हो गई। और ये चार्ज कैसे हुआ है, बाय इंडक्शन। इस तरह से बाय कंडक्शन भी हम चार्ज कर सकते हैं, बाय इंडक्शन भी हम चार्ज कर सकते हैं। ये दोनों मेथड चार्जिंग के हो गए। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि जब हम पॉजिटिव से इसको चार्ज करेंगे तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, आंसर है इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब हम पॉजिटिव से इंडक्शन मेथड लगाते हैं और इंडक्शन मेथड लगाकर इसको चार्ज करेंगे तो इसके पास कौन से चार्ज आएंगे, आंसर है इसके पास नेगेटिव चार्जेस आएंगे। इस तरह से ये एक छोटा सा डिफरेंस है, यू कैन नोटिस इट। सो दिस इज हाउ वी कैन चार्ज ए बॉडी either by conduction or by induction. So this is method of electrification. So electrification of a body can be done either by conduction or by induction. इंडक्शन के बारे में एक बड़ा फेमस सेंटेंस है, इंडक्शन precedes attraction. एक न्यूट्रल पेपर का टुकड़ा, इसके ऊपर हम एक चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं। जब हम इसको लेकर आते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है कि ये इस पेपर के टुकड़े में पहले इंडक्शन करता है। इंडक्शन करने के कारण क्या होगा, इंडक्शन मींस पोलराइजेशन। इसके नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे और इसके पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होकर दूर चले जाएंगे। नेगेटिव चार्जेस इसको अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव चार्जेस इसको रिपेल करते हैं। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच रिपल्शन। कौन सा फोर्स बड़ा होगा, तो आंसर है जो नजदीक है उसका फोर्स बड़ा होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज्यादा होगा और इनके बीच में रिपल्शन। चूंकि ये नजदीक है इसलिए because it is nearer, the force of attraction will be larger and force of repulsion will be smaller. मान लीजिए अट्रैक्शन का फोर्स है 100 और ये रिपल्शन का फोर्स दूर है इसलिए ये कम होगा 40। तो अट्रैक्शन रिपल्शन, तो नेट क्या निकलेगा 60। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन। ये इसने इसको खींच लिया। अब अगर इसने इसको खींच लिया तो ये कौन सा काम हुआ, अट्रैक्शन। लेकिन शुरू में ये इसको नहीं खींच पाता था तो पहले इसने क्या किया, पहले इसने किया इंडक्शन। इंडक्शन होने से माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया। इंडक्शन के बाद क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हुआ, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। तो अट्रैक्शन के लिए पहले क्या जरूरी है, अगर ये अलग अलग नहीं करता तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। तो अट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है कि पहले अलग अलग करे। ये जो अलग अलग करना है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन। सो व्हाट इज नेसेसरी फॉर अट्रैक्शन, द आंसर इज इंडक्शन इज नेसेसरी फॉर अट्रैक्शन। अगर इंडक्शन नहीं करेगा तो किसी भी बॉडी को दूसरी बॉडी अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। ओके, दिस इज वन मेथड दैट हाउ वन बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट। तो बिना कांटेक्ट के अगर ये इसको अट्रैक्ट करना चाहती है तो पहले ये इंडक्शन करेगी, उसके बाद उसका अट्रैक्शन होगा। नाउ वी विल स्टडी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देयर आर 3 टाइप ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज इन द चार्जेस। द फर्स्ट इज एडिटिविटी।
second is conservation, no, quantization, and third is conservation. Additivity in charges, quantization of charges and conservation of charges. Additivity of charges हमको क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है, अगर एक बॉडी के पास कुछ चार्जेस हैं +10, अगर हम इसको कुछ और चार्जेस देते हैं +7 और देते हैं, तो इसके पास कितने चार्जेस हो जाएंगे? अगर हम इसको -3 देते हैं, नेगेटिव चार्जेस देते हैं, तो इसके पास कितने चार्जेस हो जाएंगे? इसको कैसे बनाना? तो आंसर है कि हमको ऐड करने हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास 3 तरह के एडिशंस होते हैं। वन इज अरिथमेटिक एडिशन। अरिथमेटिक एडिशन में 10 + 3 13 होता है, नॉटविथस्टैंडिंग द साइन, अरिथमेटिक। अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन में हमको साइन लेना है, तो +10 और -3 ये दोनों को ऐड किया तो आंसर 7 आएगा, +7, सबको मालूम है। तीसरा वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में हमको डायरेक्शन चाहिए और ये वेक्टर क्वांटिटीज के लिए होती हैं। ओके, तो बीच में ये बात आ गई कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी और इज इट ए स्केलर क्वांटिटी? आंसर, टू मेंशन द चार्ज कंटेन्ड इन ए बॉडी वी डोंट नीड टू टेल डायरेक्शन। अगर एक बॉडी के पास चार्ज भरा हुआ है तो वैसे ही है जैसे एक टब में पानी भरा हुआ है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। अगर उसकी डायरेक्शन नहीं होती वॉल्यूम की, कंटेंट की, तो चार्जेस का भी वैसे ही डायरेक्शन नहीं होती। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब इसका एडिशन कैसे होगा? हमारे पास 2 ऑप्शन है, अरिथमेटिक या अलजेब्रिक। तो आंसर है चार्जेस का एडिशन अलजेब्रिक मेथड से होगा, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो इफ देयर इज ए +10e एंड वी ऐड -3e, टोटल विल बी 7e। बट द क्वेश्चन इज इट परमिटेड? एक बॉडी के पास चार्ज है, दूसरी बॉडी हम यहां पर लेके आए, हमने इसमें चार्ज इसके साथ डाला, तो क्या हम दोनों चार्जेस को ऐड कर सकते हैं या कुछ और प्रोसेस होती है? तो आंसर है यस, वी कैन ऐड बोथ द चार्जेस। सो ये एडिटिविटी का नियम बन गया। सो व्हाट इज एडिटिविटी नियम? द चार्जेस ऑन ए बॉडी कैन बी एडेड टुगेदर। ओके, the charges can be added or it can be subtracted. This is additivity. अच्छा, उसके बाद दूसरा लेते हैं क्वांटाइजेशन। This is very important. Quantization. Quantity of a charge on a body. इसके बारे में बात करते हैं, क्वांटिटी ऑफ ए चार्ज। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि चार्ज का जाना किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। एक इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है, जिसका सिंबल हमने दिया हुआ है E, और इसको क्वांटिफाई किया हुआ है। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, कूलम एक यूनिट है जिसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे कि कूलम का मतलब क्या होता है। एनीवे, E के पास इतने चार्जेस होते हैं, इसमें से इस क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए 1.6। इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है, इस पार्टिकल को और डिवाइड नहीं किया जा सकता। दिस इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, बेसिक पार्टिकल है। अगर इस पार्टिकल को हम और ब्रेक नहीं कर सकते, तो इस बात को बताइए कि अगर इस पर बॉडी पर हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला तो इसका चार्ज कितना बढ़ गया? आंसर है 1.6। अगर हमने एक और इलेक्ट्रॉन डाला तो इसका चार्ज कितना हो गया? 3.2। हमने कहा कि भैया ऐसा करो, इस बॉडी पर हमको चार्ज चाहिए 2.5, तो एक इलेक्ट्रॉन डाला तो 1.6, दूसरा डाला तो 3.2, तो 2.5 चार्ज इसको हम कैसे दे सकते हैं? 2.5 × 10⁻⁻19 चार्ज। तो आंसर है नहीं दे सकते। ओके, तो ये एक नियम बन गया। क्या नियम बन गया? कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा उसको 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल होना पड़ेगा।
या तो 1.6 होगा या 3.2 होगा या 4.8 होगा या 6.4 होगा, इस तरह से इसका टेबल चलेगा। सो चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। ये कंटिन्यूअस क्वांटिटी ऐसे बढ़ते जा रही है। चार्ज ऑन ए बॉडी ऐसा नहीं जब बढ़ता है। चार्ज कैसे बढ़ता है? चार्ज या तो 0 होगा या 1.6 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा तो 3.2 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा तो 4.8 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा तो 6.4 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा तो 8.0 हो जाएगा। तो अगर किसी बॉडी को हमने 8.0 चार्ज देना है तो द चार्ज विल इंक्रीज इन स्टेप्स एंड नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। ये चार्ज के बारे में आप याद रखेंगे, दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी, इट इंक्रीजेस इन स्टेप। और एक स्टेप कितना है? 1.6। ओके, सो चार्ज ऑन ए बॉडी कैसे कैलकुलेट होता है? जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज एडअप होके उस बॉडी का चार्ज बन जाएगा। मान लीजिए एक बॉडी में हमने n इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन में E चार्ज होता है, तो n इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज होंगे? n into E। दिस इज चार्ज ऑन ए बॉडी। और हमने चूंकि उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वी कैन राइट इट माइनस। अगर सिर्फ चार्ज की बात आएगी, देन Q इज इक्वल टू n। इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट प्लस माइनस n। ओके, अब व्हाट इज n? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी एंड दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। सो क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। Integral multiple of charge on one electron, and this quantity is given by relation Q is equal to Ne, where N is the electrons which have been transferred. This is principle of quantization. तो principle of quantization के लिए अगर आपको दो शब्द याद रखने हैं तो वो क्या है? Q is equal to N. This is quantization। और steps याद रखिए, 1.6 के step होते हैं। Okay, now we come to conservation of charges. Conservation of charges. This law says that in this universe, in this complete universe, the number of charges are constant, fixed, and the sum of all the charges is 0. जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, और दोनों का सम मिला के कितना हो जाएगा? 0। ओके, कैन वी क्रिएट ए चार्ज? आंसर इज नो, वी कैन नॉट क्रिएट ए चार्ज। कैन वी डिस्ट्रॉय चार्ज? नो, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज। तो कंजर्वेशन लॉ हमारा बन गया, वी कैन नॉट क्रिएट ए चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय ए चार्ज। द नंबर ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज फिक्स्ड। Okay, so charge can neither be created nor it can be destroyed. Then what do? We can only transfer the charges. So the charges cannot be created nor these can be destroyed. The charges can only be transferred from one body to the other body. और यही हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। अगर एक ग्लास रॉड को हम पेपर के साथ या क्लॉथ में रगड़ते हैं तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्लॉथ में चला जाएगा। ना तो इलेक्ट्रॉन बना न डिस्ट्रॉय हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो ग्लास पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। चार्ज का क्या हुआ? चार्ज इज ट्रांसफर्ड। सो चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ओके, ये हो गया। लेकिन 1950 के बाद में जब एटम बॉम्ब बना तो हमको इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़े इस थ्योरी में। किस तरह से चेंजेस करने पड़े? सुनिए, उस समय थ्योरी ये बनाई गई कि इतनी एनर्जी जो बॉम्ब में, न्यूक्लियर ब्लास्ट में हमको मिलती है, वो एनर्जी कहां से आती है? तो आइंस्टाइन इक्वेशन से, क्वांटम इक्वेशन से, दूसरे से, तीसरे से हमने ये बताया कि पार्टिकल डिस्ट्रॉय होता है और पार्टिकल डिस्ट्रॉय होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है।
और उसके लिए आइंस्टाइन ने फॉर्मूला बताया दैट एनर्जी E इज इक्वल टू mc², वेयर m इज मास ऑफ दैट पार्टिकल विच इज डिस्ट्रॉयड। इस दुनिया से एक मास खत्म हो गया, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया? बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये मास है। ओके, कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो डिस्ट्रॉय होता है? तो आंसर है शुरू होता है सबसे छोटे पार्टिकल से, और सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत सी एनर्जी निकलती है, एटम बॉम्ब बन जाता है। ओके, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है और बना के दिखाया गया, वाकई बॉम्ब बनता है। लेकिन इसमें हमें एक चिंता हो गई कि हमने एक लॉ बना के रखा हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जब एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो इस दुनिया से एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। अभी क्या सिचुएशन है? प्लस और माइनस दोनों बराबर हैं, उसमें से अगर आप माइनस को डिस्ट्रॉय कर देंगे थोड़े से तो प्लस बढ़ जाएंगे, दोनों में बैलेंस नहीं रहेगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमारा लॉ क्या कहता है कि इस दुनिया में जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, एंड द नेट चार्ज इज 0 एंड दिस इज कंजर्व्ड। इसको कंजर्व होना चाहिए। तो ये गलत है क्या, या वो गलत है? ये तो उन्होंने लैब में हमको करके दिखाया होता है। तो दोनों सिचुएशन को हम रखना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको? तो इसके लिए हमें लगा कि जरूर कोई ऐसी चीज है जो हमको नहीं पता है। ढूंढा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमको नहीं पता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा कि ऐसी एक चीज है जो हमको नहीं पता, वो ये है कि देयर शुड बी ए पार्टिकल विच हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज, और उसका उन्होंने नाम दिया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन ट्यून इन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल सिर्फ न्यूक्लियस में मिलता है, तो ये कहां रहेगा? इनसाइड न्यूक्लियस, ये बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है हमेशा। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसके पास जो चार्ज होता है, इट हैज गॉट प्लस ई चार्ज। इसका जो मास होता है, मास, दैट मास इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि चार्ज इसका पॉजिटिव इन नेचर होता है। ये पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज देता है, जब किसी न्यूट्रल पार्टिकल पर ये बैठेगा तो उसको पॉजिटिव चार्ज देगा। ठीक है, ओके। जिस समय एटॉमिक रिएक्शन होता है बहुत सारी एनर्जी निकलती है, तो अब हम ये सोचते हैं कि न्यूक्लियस में से एक पॉजिट्रॉन निकलता है प्लस से, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है। क्यों टकराता है? क्योंकि पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो दोनों आपस में टकराते हैं, प्लस ई और माइनस ई। ये दोनों जब आपस में टकराते हैं, ये टक्कर बहुत जबरदस्त होती है। क्यों टक्कर जबरदस्त होती है? हमने हेड ऑन कोलिजन देखे हैं, हेड ऑन कोलिजन में गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं, वही चीज कुछ इनके साथ भी होती है। इनका फोर्स इतना जबरदस्त होता है, क्यों? इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत नजदीक पहुंच के टकराते हैं, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। जितनी दूर से जाके फोर्स लगेगा उतना फोर्स कम होगा, अभी फोर्स और ज्यादा, अभी फोर्स और ज्यादा, अभी फोर्स और ज्यादा, और ये तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है। ये जब एक दूसरे के पास जाते हैं तो फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो इनकी टक्कर बड़ी जबरदस्त होती है। इतनी जबरदस्त टक्कर होती है कि दोनों के परखच्चे उड़ जाते हैं, दोनों गायब हो जाते हैं, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इस फॉर्म में एनर्जी निकलती, रेडिएशन। और वो रेडिएशन इतना पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल रेडिएशन होता है, एंड वी कॉल इट गामा रेडिएशन, दैट इज गामा रेज। तो ये जब दोनों टकराते हैं तो यहां पर हमको गामा रेज मिलती है,
and we get 2 gamma rays. ये दोनों क्या है? एनर्जी और मटेरियल गायब। ओके, मटेरियल गायब। तो नई बात क्या हुई? नई बात ये हुई कि इस दुनिया में चार्जेस का बैलेंस कैसा हो गया। कितने पॉजिटिव चार्ज गायब हो गए? 1। कितने नेगेटिव चार्ज गायब हो गए? 1। पहले टोटल 0 था, उस टोटल में एक माइनस भी गया, एक प्लस भी गया, तो अब टोटल कितना हुआ? तो इट्स वेरी सिंपल, अभी भी टोटल कितना है? 0। तो चार्ज अभी भी 0 है। ये दोनों आपस में टकराए तब भी 0 है। तो हमारा कंजर्वेशन लॉ बिल्कुल ठीक है। अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, एनर्जी निकलती है, तो हमारे कंजर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हुआ, क्यों? क्योंकि एक प्लस के साथ एक माइनस, दोनों डिस्ट्रॉय होते हैं इकट्ठे। जब तक दोनों टकराएंगे नहीं तो डिस्ट्रॉय कैसे होंगे, और जब टकराएंगे तो दोनों डिस्ट्रॉय होंगे। तो चार्जेस, नेट चार्जेस 0 रहेंगे। तो अब हम ये जो प्रोसेस होती है, ये इसमें हमने देखा इधर से प्लस गया, इधर से माइनस गया, ये भी गायब, ये भी गायब। हम ये कहते हैं दोनों एक दूसरे को निगल गए। निगलने के लिए हम शब्द यूज करते हैं एनिहिलेशन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एनिहिलेशन। What is annihilation? Now you can explain. When a positron and electron strike together, strike with each other, then both of them are destroyed. They do not exist, and a lot of energy is radiated out. This process is known as annihilation. Okay? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हुआ। अच्छा, अब उसके बाद हर प्रोसेस, हमारे नेचर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट अवर नेचर लव्स सिमेट्री। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जब मटेरियल को स्ट्राइक करके फैलाते हैं तो वो एनर्जी बन जाता है? अगर एनर्जी को हम ऐसे दबाएं, छोटा कर दें, तो दबा दबा के इतना ज्यादा दबाएं कि वो मटेरियल बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो इससे तो लगता है अगर किसी मटेरियल को हमने फैलाया, इलेक्ट्रॉन को ऐसे फुलाया, तो फूल के वो क्या हो गया? एनर्जी खत्म हो गया, मटेरियल एनर्जी। तो एनर्जी को दबाएंगे तो मटेरियल बनना चाहिए। ये हाइपोथेसिस पहले बनाई गई और फिर बहुत सालों बाद इसको प्रैक्टिकली देखा गया। अभी कुछ साल पहले ही देखा गया। तो पहले थ्योरी क्या बनाई गई? पहले थ्योरी ये बनाई गई कि गामा रेज अगर किसी हैवी मेटल पर जाए, उसको स्ट्राइक करें, उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, गामा रेज एब्जॉर्ब हो जाए, तो उस मेटल में, उस मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और एक पॉजिट्रॉन बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन नए पैदा होंगे, उसमें ऐड हो जाएगा मटेरियल। तो ये एनर्जी ने मिलके एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन बनाया, एक पेयर बनाया। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। So what is pair production? When gamma rays strike a heavy metal, then one electron and one positron produce together. ये जो प्रोडक्शन होता है, this production is always in pair. एक अकेला इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होगा, एक अकेला पॉजिट्रॉन पैदा नहीं होगा। अब चार्जेस पे आइए। इस दुनिया के चार्जेस पहले 0 थे, अगर एक प्लस और एक माइनस पैदा हुआ तो फिर से नेट चार्जेस कितने होंगे? 0। तो आंसर है कि नेट चार्जेस अभी भी कंजर्व हैं। अब देखिए हमारा लॉ, कंजर्वेशन लॉ चेंज हो गया। कंजर्वेशन लॉ क्या चेंज हो गया? वी कैन नॉट क्रिएट ए सिंगल चार्ज नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय इट, बट वी कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय charges in pair. We can create or destroy charges in pair. This is our conservation law and this is correction. फिर से single
charge cannot be destroyed or cannot be created. But charges in pair can be destroyed, charges in pair can be created. So the net charge is always conserved. तो अब कंजर्वेशन किसका बन गया? नेट चार्जेस का. So net charges are always conserved. So this is example for net charges conservation. ये एक थोड़ा सा इसमें चेंज आया था. तो हमारे एग्जाम में आता है what is annihilation, what is pair production. इसके दोनों के 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं और हमको हमेशा याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. कोई भी प्रोसेस हो किसी भी तरह की, उस प्रोसेस में चार्जेस हमेशा कंजर्व होते ही हैं. चार्जेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड. ये एक स्पेशल फंक्शन है जब एनिहिलेशन होगा या पेयर प्रोडक्शन होगा तब होगा. अदरवाइज इन ऑल द सिचुएशन the charges quantity do not change, they are always conserved. So this is okay. So after this now we will go for Coulomb's law in the next class. So come tomorrow for the